हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। काफी दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और एक नई वीडियो के साथ सामने हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पे फिर से आपको वीडियोस मिलने वाली है इस साल, वो भी ढेरों वीडियोस। एंड उसी की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं क्लास 12 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीडियोस बच्चों के लिए अपलोड करूंगा, जिसके अंदर क्लास 12 के सभी चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए अपलोड की जाएंगी। एंड दिस इज द स्टार्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लास फिजिक्स सेकंड बुक का चैप्टर जिसका नाम है एटम। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो द चैप्टर इज एटम विच इज चैप्टर नंबर 12 इन योर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के कौन से टॉपिक इस साल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो ये मैं स्पेशली जो ऐड कर रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड के लिए टॉपिक्स मेंशन कर रहा हूँ। अदरवाइज बाकी कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखता है तो ऑल्सो वो इन वीडियो से अपना सिलेबस कवर कर सकता है। तो जो मेन टॉपिक्स जो गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको टॉपिक बहुत सारे मिलेंगे, इनसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन जो सीबीएसई के करिकुलम में है इस साल टॉपिक्स आर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि काफी डिटेल में है एंड इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। देन using that Bohr's model we will derive the expression of radius of nth orbit, velocity of electron in nth orbit, energy of electron in revolving किसी nth orbit की, एंड लास्ट में है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। सो दीज आर द टॉपिक्स। ओवरऑल चैप्टर की बात करूं थियोरेटिकल कंसेप्ट भी है, मैथमेटिकल पार्ट भी है, डेरिवेशन थोड़े कम है, ज्यादा नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बिल्कुल आपको मिल सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर छोटी सी बेसिक्स चीजें जो है वो आपको मैं बताना चाहूंगा। डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की एंड क्या एक्सपेरिमेंटल या मॉडल दिए थे उनको डिस्कस करते हैं। 1817 में जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले थ्योरी दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, दैट जो लाइट है इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बारे में काफी डिटेल में इन्होंने बताया। आफ्टर दैट 1885 में हर्ट्ज ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ईएम वेव्स को प्रोड्यूस किया एंड उसको ट्रांसमिट करने का ट्राई किया। देन आफ्टर दिस जे थॉमसन, आप सबको पता होगा जे थॉमसन वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने एटम से रिलेटेड एक मॉडल दिया था। देन मैक्स प्लांक जो था उन्होंने पूरा ही रिवोल्यूशन ला दिया था बाय गिविंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मींस लाइट का फोटोन कंसेप्ट। लाइट इज काइंड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज फोटोन। आफ्टर दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस थ्योरी ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज करके अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट दिया विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्वियस डुअल नेचर चैप्टर में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देन 1911 में रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल को लेके आया। एटॉमिक मॉडल ना बोल के न्यूक्लियर मॉडल बोलेंगे, बिकॉज रदरफोर्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। देन आफ्टर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, नील बोहर ने हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए मॉडल लेके आया, बिकॉज इसका जो मॉडल है वो प्योरली हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। देन 1924 में डी ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट दिया डुअल नेचर का, मींस लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। देन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर। सो दीज आर सम मेन साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज जो हम इस चैप्टर में एंड इससे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक विच इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, विच इज नॉट डायरेक्टली मेंशन इन योर सिलेबस, बट इसको हमें टच करना होगा। सो अगर मैं बात करूं एटम के स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहला जो थियोरेटिकल कंसेप्ट था वो था डाल्टन का, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम सबसे छोटा था जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, एंड एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दे कंबाइन इन अ सिंपल होल रेशियो। बहुत सारी डिटेल्स थी, लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डाल्टन्स थ्योरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एंड एट द सेम टाइम जे थॉमसन was doing some experiment which are related to cathode ray experiments, and after that cathode ray experiment ये पता लगा कि that atom can be divided. So what was the main key concepts of J.J. Thomson's atomic model? The first was this was proposed by J.J. Thomson in 1897. Date हमें याद नहीं करना, and this is not compulsory कि आप इसको याद करो. Second, this model is also known as plum pudding model because एटम को कंपेयर कर सकते हैं विद प्लम पुडिंग और विद वेट वाटरमेलन आल्सो। तो जैसे अगर हम बात करें एक वाटरमेलन, आप सबने देखा होगा एंड इवन आई थिंक सो खाया भी होगा। सो एक वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि रेड ईटेबल पार्ट होता है, जैसे आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज रेड पार्ट विच वी ईट एक्चुअली। सो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम इज लाइक अ स्फीयर, इज लाइक अ वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। वाटरमेलन में आप देखते हो कुछ जगह पर आपको सीड्स एम्बेडेड दिखते हैं जो यूनिफॉर्मली नहीं होते, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं।
सो दीज आर सीड्स, और सीड्स को उसने कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो ओवरऑल हम बात करें, एक एटम is compared with a watermelon. Red part is the positive part of that atom and electron जो कि negatively charged होते हैं वो randomly embedded हैं किसके अंदर, इस एटम के अंदर, वाटरमेलन के अंदर। तो दिस वाज द postulate you can say that। and overall अगर हम बात करें, atom as a whole is neutral, means जितना पॉजिटिव चार्ज एटम के पास है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एंड फोर्थ पॉइंट, इस मॉडल से मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा दैट अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जब उसने वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया तब तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन रिस्पॉन्सिबल था। तो जे थॉमसन को क्रेडिट किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स वाई उस टाइम तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। दैट्स वाई सिर्फ ये टर्म यूज किया था, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड होता है एटम के। क्लियर? सो एक चीज और बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसने एक रफ साइज दिया था दैट साइज ऑफ एटम इज रफली ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। ओके, सो देयर वर सम लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करेंगे तो एक कॉमन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। द फर्स्ट वाज this model does not explain the presence of nucleus in the atom। एक्चुअली में एट द सेम टाइम जब जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, रदरफोर्ड विद सम कोलीग्स वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेरिमेंट कुछ रिजल्ट्स मिल रहे थे। जैसे एटम के सेंटर में कुछ ऐसा है जिसको रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया था एक्चुअल में। सो उस टाइम तक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी, तो जे थॉमसन से पूछा भाई न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई है तो आप बताओ इसका रीजन। तो ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन दिस रीजन। द सेकंड वाज this model was not able to explain the scattering alpha particles। mean scattering alpha particle is actually experiment carried out by Rutherford। so you can simply say that Rutherford के alpha scattering experiments के results को ये explain नहीं कर पाया। so first and second point are almost same। this model is not able to explain the spectrum of atom। what is spectrum? एक्चुअल में जैसे हम हर एक ह्यूमन बीइंग का एक आइडेंटिफिकेशन देयर फिंगरप्रिंट्स होता है, रेटिना होता है, इन सिमिलर वे हर एक एलिमेंट का अपना एक फिंगरप्रिंट है, एक आइडेंटिफिकेशन है, दैट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मींस एक सर्टेन एलिमेंट जब रेडिएशंस एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो उसका एक पर्टिकुलर रेंज होता है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। सो हम इसको आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो उस टाइम पे एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन सबसे सिंपल है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, बाकी तो बहुत दूर की बात है। सो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन। So this is a simple fact that electron was discovered by J.J. Thomson in 1896। You know, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होने से पहले रेज बोला जाता था, इनको कैथोड रेज नाम दिया गया था। एंड कैथोड रेज की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो क्रूक को जाता है, सर विलियम क्रूक को जाता है। बट बाद में पता लगा दैट स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल जिसको कैथोड रे बोल रहे थे, एक्चुअल में उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, और जे थॉमसन को उसका क्रेडिट दिया गया। Now moving to the next part, this is a screenshot which I have taken from NCERT book। सेम ये जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ यही है, तो सिंपली आप उसको पढ़ सकते हैं क्या उस एरा के अंदर चीजें हुई थी। सो दिस इज द मेन पार्ट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट उसने अकेले नहीं किया था, कुछ बार क्वेश्चंस आप देखोगे तो आपको हो सकता है गाइगर एंड मासन इस नाम से भी इस एक्सपेरिमेंट को मिल सकता है, G&M। सो अलोंग विद रदरफोर्ड ये दो पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल थे इस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए। सो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट किया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को चेक करने के लिए, एंड इसके लिए कुछ सर्टेन चीजें ली गई थी। जैसे आप अगर देखो तो इसका नाम है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, बिकॉज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल दिए गए थे। एंड यू नो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? हीलियम टू पॉजिटिव एटम्स एक्चुअली में, या आयन बोल दो इसको। सो इनको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब यही क्यों चूज किया गया? रीजन क्योंकि दीज आर हैवी। सो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हैवी होते हैं, बिकॉज हीलियम 2 पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस है विच इज कैरिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, दैट वाई काफी हैवी है, सो इसका यूज किया गया। सेकंड, इसको समटाइम्स अल्फा पार्टिकल अलोंग विद गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। गोल्ड फॉइल बाय, बिकॉज हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था कि जिसका हम एटम स्टडी कर सके। सो अब ऐसा एलिमेंट जिसका एटम स्टडी कर सके ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटम जितना थिन तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो हमें एक ऐसा मेटल यूज करना था जिसको जितना थिन हो सके उतना तो करें। एंड यू नो सबसे मेलिएबल एंड डक्टाइल कौन है? गोल्ड। दैट्स वाई गोल्ड फॉइल का यूज किया गया। सो अगर मैं सेटअप की बात करूं मेन, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो
here was the source of helium particles, helium 2 positive ions, जिसको मैं अल्फा पार्टिकल बोल सकता हूँ. So generally bismuth is the source, इसको रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं. ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है. सो एक्स्ट्रा को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको एक लेड ब्लॉक में रखा गया ताकि एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके. सो एक फाइन यहां से होल किया गया जहां से अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे थे, एंड उन अल्फा पार्टिकल को डायरेक्टली स्ट्राइक करवाया गया गोल्ड फॉइल के साथ. ठीक है, थिन प्लेट ऑफ गोल्ड. सो गोल्ड फॉइल में एक्चुअल में वो गोल्ड के एटम से स्ट्राइक करेंगे और एटम के अंदर कोई चीज है तो उससे स्ट्राइक करेंगे, एंड स्ट्राइक करने के बाद वो सीधे भी जा सकते हैं, डिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं. फॉर डिटेक्टिंग दैट देयर इज अ स्क्रीन, जो कि पूरा 360 कवर कर रखा था इसको, इस गोल्ड फॉइल के अराउंड था स्क्रीन. स्क्रीन पे भी एक्चुअल में एक स्पेशल जिंक सल्फाइड की लेयर होती है. जैसे उससे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो यू कैन से दैट वहां लाइट प्रोड्यूस होती है जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है कि दैट कहां पर अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक किए. तो इसी स्ट्रक्चर को, इसी डायग्राम को अगर हम दूसरी तरीके से समझे तो दिस वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बिस्मिथ. सो दीज आर लेड ब्रिक्स टू एब्जॉर्ब और अवॉइड द एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल्स. सो यहां से नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल गया, गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक किया, कुछ पार्टिकल सीधे जा सकते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट कर सकते हैं. तो उसको डिटेक्ट करने के लिए देयर इज अ डिटेक्टर, देयर इज अ स्क्रीन विच इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ओके, सो डिटेक्टर मींस जस्ट टू डिटेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स. सो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक्चुअल में जो अल्फा पार्टिकल यूज किए थे वो हीलियम, जिसको हीलियम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उनका एनर्जी अप्रोक्सीमेट 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके, सो अल्फा पार्टिकल एमिट किसने किए थे? बिस्मिथ, बिकॉज बिस्मिथ इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. किस पे स्ट्राइक किया था? गोल्ड पे. तो दिस डिटेल इज गिवन टू यू, वी कैन जस्ट चेक. सो व्हाट वाज द कंक्लूजन आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट? सो द मेन कंक्लूजन वाज, लेट अस से दिस इज एन एटम. तो ये कंप्लीट एटम है. जब उस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए गए, देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, जो कि बहुत बहुत थोड़ी डिफ्लेक्शन के साथ. सो फर्स्ट पॉइंट वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. स्ट्रेट जाना मींस उनका डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. बट सम वन अमंग 8000, मतलब वो भी बहुत छोटा होता है. तो 8000 में कोई एक या दो ऐसा था जिनका डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री था. मींस लेटर से ये पार्टिकल है, ठीक है, न्यूक्लियस, सॉरी दिस इज न्यूक्लियस, तो अभी मैं नहीं बोलूंगा. ये लेटर से एक एटम है. सो इस पे अल्फा पार्टिकल आया एंड अल्फा पार्टिकल लेटर से इधर चला गया. सो दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो इस एंगल से डेविएट हो गया. दिस इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. सो ये एंगल 90 है, उससे ग्रेटर कितने पार्टिकल्स के लिए मिला? ओनली वन अमंग 8000. और कोई रेयर ऐसा था, ओकेजनली कुछ ऐसा पार्टिकल कोई एक आधा मिला जो अपनी पाथ पे रिट्रेस हुआ. लेटर से पार्टिकल सीधा गया एंड रिट्रेस कर रहा है पाथ को. रिट्रेस करने का मतलब क्या है कि उस एटम में शायद ऐसा कोई है जो हीलियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हीलियम से भी ज्यादा हैवी है, जो उसको वापस भेज रहे हैं, है ना. सो दीज वर द कंक्लूजन्स जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से मिले. एंड इन कंक्लूजन के बेसिस पे मतलब एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि क्या हो सकता है. सो फर्स्ट कंक्लूजन जो इन ऑब्जर्वेशन से मिला, मैं उनको ऑब्जर्वेशन बोलूंगा एक्चुअल में. फर्स्ट कंक्लूजन वाज दैट मे बी एटम के इनसाइड, लेकिन थोड़ी सी जगह पे, बिकॉज ऑलमोस्ट पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट थोड़े हो रहे हैं, इट मीन डिफ्लेक्ट करने वाला थोड़ी सी जगह पे. एंड डिफ्लेक्ट करने वाला शायद इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने हीलियम जैसे, जो इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा मासिव होता है और प्रोटॉन से भी 4 टाइम मास ज्यादा होता है, तो उसको भी अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हीलियम पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव डिफ्लेक्ट कर सकता है. सो कंक्लूजन निकला दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास इज कंसंट्रेटेड एट वेरी स्मॉल रीजन. मे बी एटम में एक छोटी सी जगह है जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज एंड सारा मास कंसंट्रेटेड है, एंड उस पार्ट को नाम दिया गया न्यूक्लियस. और इसी से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस होगी, जो किसने की? रदरफोर्ड ने. उसपे सारा न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सेकंड कंक्लूजन व्हाट अबाउट न्यूट्रलिटी, बिकॉज एटम न्यूट्रल होता है. अगर सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है तो व्हाट अबाउट नेगेटिव चार्ज? तो बोला नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तो डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज कर सकते हैं. सो नेगेटिवली चार्ज particles यानी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. कैसे? जैसे एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है, बिल्कुल वैसे. ये रदरफोर्ड ने कहा. एंड थर्ड पॉइंट जो कहा रदरफोर्ड ने, एक कैलकुलेशन भी हम पढ़ेंगे आगे, इंपैक्ट पैरामीटर एंड क्लोजेस्ट अप्रोच. सो बाय यूजिंग दोस कंसेप्ट, रदरफोर्ड ने एक आइडिया लगाया दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर, और समटाइम लिखा होता है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर. एंड we know the size of atom is approximately 10⁻⁻10 मीटर, जो हम ऑलरेडी थॉमसन के मॉडल से डिस्कस कर चुके हैं. सो ये आपको पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन. नाउ when we check the number of particles which are scattered from that element, atom or nuclei, and angle of deviation, तो you know बहुत ज्यादा पार्टिकल है जो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए.
सो अगर देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एक प्लॉट करता हूँ, जरूरी नहीं आप विद डेटा यूज करो, सो विदाउट डेटा भी यू कैन प्लॉट द ग्राफ। सो लेट अस से along x axis you are representing the angle which angle, scattering angle, and along this y axis we are representing number of alpha particles. So जो ग्राफ बनेगा that looks like this, ठीक है। लेट अस से दीज आर सम पॉइंट्स, मैं कुछ मेंशन कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे यू कैन चेक दैट देयर आर लार्ज नंबर, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल बहुत थोड़े हैं। लेट अस से दिस इज एनी अदर पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देखो नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम है लेकिन एंगल बहुत ज्यादा है। तो ये इंडिकेट यही तो कर रहा है कि ज्यादा पार्टिकल कम एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कम पार्टिकल बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जैसे रेयरली 1 अमंग 8000 जो है वो मोर देन 90 या 180 से वापस आया। नाउ देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो if 200 particles per minute are scattered at 120 degree in an alpha particle experiment using gold foil, then find the number of particles per minute scattered at 90 degree. सर कैसे निकालें? So for that there is a formula, मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। That number of particles scattered is inversely proportional to 1 by sin power 4 theta by 2. Here theta is angle of scattering. Now क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट बोला कि 200 पार्टिकल जो है वो 120 से हुआ and how much particle 90 degree से। तो can I say that 200 particles are scattered at 120 degree angle and we have to find the number of particles which are scattered at 90 degree angle. So you know n depends upon sin power 4 theta by 2. So for this let us say 200 is proportional to 1 by sin raised to power 4, angle is 120, so 120 by 2, equation number 1. Next, n is proportional to 1 by sin raised to power 4, 90 by 2. So this is equation number 2. So just divide these two equation. 200 divided by n is equals to, so ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, so we will get sin raised to power 4, so 90 by 2 it's 45, divided by sin raised to power 4, 120 by 2 it's 60. So now we can put the value here. 9n is equals to 200 multiply by sin 60. You know what is the value of sin 60? It's a root 3 by 2. So इसका पावर 4 करना है, root 3 by 2's power 4 divided by sin 45 is equals to 1 by root 2, its power 1 by 4. So now you have to solve this, you will get your answer. Okay, actually solution is given next page, so you can check that in this way we can solve. Okay, so moving to the next part, which is application of Rutherford atomic model. Actually after that experiment, Rutherford ने जो experiment किया, so उस experiment के दो main conclusions थे और you can say that दो topics उससे cover हुआ. The first was distance of closest approach, जनरली इसको R नोट से या समटाइम D से या समटाइम X से लिखा होता है, एंड इम्पैक्ट पैरामीटर समटाइम इसको B से लिखा होता है, कई बार कोई और सिंबल भी यूज हो जाता है। तो लास्ट टाइम जो CBSE में क्वेश्चन बना था वो ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। So what do you mean by distance of closest approach? So let us say this is the atom and ये उसका न्यूक्लियस है। So generally गोल्ड क्यों यूज किया था एक्सपेरिमेंट में, अदरवाइज कोई भी रैंडम एलिमेंट के लिए लिखें। So you know what is the charge of proton? So we know charge of nucleus. So न्यूक्लियस का चार्ज डिसाइड करेगा कि उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z से लिखते हैं। So न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस का है, हर एक प्रोटॉन का चार्ज E है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है उसके अंदर, एटॉमिक नंबर जितने, सो ZE इज द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? सो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अल्फा पार्टिकल को उसकी तरफ सेंड किया, एकदम सीधा उसी की लाइन में। तो पार्टिकल सीधा गया, पार्टिकल के पास तो काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि हमने उसको काइनेटिक एनर्जी से सेंड किया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो तो स्लो होता जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन बाय द न्यूक्लियस। तो शायद एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो और आगे नहीं जा पाएगा और वापस आ जाएगा, तो यानी सिर्फ वो यहां तक जा पाया। तो इस पॉइंट का सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इट मीन अल्फा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा इतना उसके पास पहुंच पाया, दिस इज क्लोजेस्ट अप्रोच। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टी। इट्स वेरी सिंपल। सो एक्चुअल में हो क्या रहा है, लेट अस से दिस इज पॉइंट x। सो वी नो एट पॉइंट x हो क्या रहा है, एट पॉइंट x पार्टिकल मूव करना बंद कर दिया था, इन मीन काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई थी। जीरो हुई थी भाई, बिकॉज वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एनर्जी तो कंजर्व रहती है एट पॉइंट x बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रूल तो लगेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो नाउ वी हैव टू इक्वेट दिस।
सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? सिंपली लिखो हाफ m into v square, where m is the mass of that alpha particle and v is the speed or velocity of that particle, is equals to potential energy. Now what is the formula of potential energy? Here potential energy is not because of gravity, it's because of charge. न्यूक्लियस पे प्लस का चार्ज, यहाँ पर हमारा अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा तो उसका चार्ज है प्लस का 2, डिस्टेंस है d. सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2. उसका मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बता देता हूँ. के यहाँ मैं लिख देता हूँ, के का वैल्यू होता है एक्चुअल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैथमेटिकली इसका वैल्यू होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के. सो ये वही के है. फर्स्ट चार्ज मींस न्यूक्लियस का चार्ज विच इज Ze, and charge on alpha particle which is 2e divided by distance which is d. So we have to find this d. So d is equals to k 2ze square over half mv square को मैं इधर ले आता हूँ. So this is the formula for impact parameter. So ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया impact parameter. Now for calculating impact parameter we must know the value of k, z, e, m, v. So generally काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था. जेड गोल्ड के लिए 79 है. के वी नो ऑलरेडी इतना होता है. ई ऑलमोस्ट सबको पता है हर बच्चे को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हम सब वैल्यू पुट करते हैं तो वी कैन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डी. सो जब उस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो जो डी का वैल्यू मिला था वो ऑलमोस्ट किस रेंज का मिला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ. इफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो बच्चों सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻13 के साथ. नाउ यू विल गेट इन जूल. सो जेड वैल्यू है 79 बिकॉज गोल्ड यूज किया गया था रदरफोर्ड से. तो के का वैल्यू वी ऑलरेडी नो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड ई हैव वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. तो अगर मैं सारी वैल्यूज उसमें पुट करता हूँ so I will get d approximately in the range of 10⁻⁻14 meter. So अगर impact meter 10 अगर impact जो है impact parameter 10⁻14 मीटर का है, इट मीन न्यूक्लियस इससे भी छोटा होगा. सो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो न्यूक्लियस है वो इससे छोटा है, तो ऑलमोस्ट वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का है. तो न्यूक्लियस का साइज इससे कंफर्म हुआ था. तो लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या था, इसमें न्यूमेरिकल था जिसमें ऑलमोस्ट ये डेटा गिवन था. यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. Okay, so this is a question given. So it's a very simple question. In a head-on collision between alpha particle and a gold nucleus, same जैसे ही distance of closest approach आपको पहले से given है. So we have to find the kinetic energy. So it's a very simple question. We know D is equals to K 2Z E square by kinetic energy. तो अगर मुझे kinetic energy चाहिए, so kinetic energy क्या बनेगा? K 2Z E square by D. So what is the value of k? It's 9 into 10⁻9. 2 is 2, gold 79. Z is also given to you. And what is the value of E? It's 1.6 into 10⁻⁻19 whole square divided by D. D is given 48.2 Fermi है, तो you have to convert into meter, which is 10⁻⁻15. So this data is given. सबसे पहले लिख लेना the given things. So using this formula we can find the value. तो जो भी आएगा वो जूल में आएगा आपके पास, बिकॉज आप प्रॉपर यूनिट यूज कर रहे हो. लेकिन क्वेश्चन में कहा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो क्या करोगे, जो भी वैल्यू आएगी जूल में जस्ट उसको डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से. सो यू विल गेट आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द अप्रोच. इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन. सो ये सोल्व कर रखा है, देखो ये सेम स्टेप कर रखा है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर. ओके, सो इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो कंसीडर अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m. m पार्टिकल का मास है, वेलोसिटी v है, हैवी न्यूक्लियस से बम्बार्ड करवाए. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस पे डिपेंड करेगा? अरे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला k 2z e स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv स्क्वायर. सो क्या d m के इनवर्सली है? सर बिल्कुल m के इनवर्सली है. सो विच इज ऑप्शन c इज करेक्ट. ओके, okay, this is option number C which is correct. Moving to the next part. Second point जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ था, that was the concept of impact parameter. तो लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा नाम से भी कनेक्ट करके देखो, that parameter which is impacting, impact किस पे पड़ रहा है देखो. तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, if this is nucleus, ये न्यूक्लियस है, तो अल्फा पार्टिकल को अगर मैं इसके सेंटर वाली लाइन पे फेंकूं, इस पे, या इससे थोड़ा सा दूर फेंकूं या इससे बहुत दूर फेंकूं,
तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे, एंगल ऑफ डेविएशन पे? अच्छा बिल्कुल। तो ये जो पार्टिकल बिल्कुल सेंटर वाली लाइन पे भेजूंगा तो शायद सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा, और सबसे कम जो सबसे दूर है तो शायद ये इस तरह से निकल जाए, और ये वाला शायद थोड़े से ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो, और ये वाला तो शायद वापस ही आ जाए। इट मीन ये जो डिस्टेंस है ना, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी मैटर करता है, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। सो अगर मैं क्या करता हूँ, न्यूक्लियस को मिलाने वाली जो लाइन है, सेंट्रल लाइन है, इसको इस तरह से डॉटेड से दिखा रहा हूँ, और अगर कोई भी एक रैंडम पार्टिकल है, लेटर से ये पार्टिकल मैंने इस तरह से सेंड किया, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका इस सेंट्रल लाइन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पाथ मींस किस डायरेक्शन में मैं फेंक रहा हूँ अल्फा पार्टिकल को, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ बी विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। सो इन जनरल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्चुअली द वैल्यू ऑफ बी इज 0 मीन्स अ पार्टिकल अगर सेंटर लाइन पे ही है उस टाइम पे एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो होता है 180 डिग्री, एंड इफ बी इज इंफिनिटी मीन्स हम न्यूक्लियस से बहुत दूर फेंक रहे हैं पार्टिकल को, तो डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट नहीं होगा। सो ये 2 पॉइंट यू मस्ट नो, these are very important. Okay, moving to the next part, again a question from NCERT. So GM experiment means रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। क्लोजेस्ट अप्रोच हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड डी विच इज गिवन, हमें वैल्यू गिवन है काइनेटिक एनर्जी की, विच इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, so we have to find simply which things are given. So we are given kinetic energy of alpha particle. You have to solve it properly for your exam. So kinetic energy is given 7.7 mega electron volt. So we have to convert this into joule. So we have to multiply this with 1.6 into 10 to the power minus 13. So we will get the value in joule. Okay. So according to the formula अगर आपको पता है क्या है formula क्लोजेस्ट अप्रोच। 1 मिनट के वीडियो को पॉज करो, जल्दी से खुद सोल्व करो। T इज इक्वल्स टू K2Z E² over kinetic energy. So K is 9 into 10 to the power 9, 2 is 2, Z गोल्ड लिखा है क्वेश्चन में कहीं देखो। सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसमें गोल्ड वाले एक्सपेरिमेंट है, 79, E is 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square डिवाइड बाय ये जो भी वैल्यू एनर्जी का आएगा यहाँ पर। सो नाउ फाइनली यू विल सॉल्व डी, ठीक है, डी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये चीज एनसीईआरटी में गिवन है बट ज्यादा फोकस नहीं होता इस टॉपिक पे, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट दिस टॉपिक इज एक्चुअली यूजिंग रदरफोर्ड्स मॉडल वी कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड इवन एनर्जी, ये ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बट इतना जरूर था कि देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दैट न्यूक्लियस, ये तो गिवन है। सो इफ दिस न्यूक्लियस हैज अ चार्ज ऑफ प्लस Ze, और लेट अस से कोई भी एक रैंडम इलेक्ट्रॉन मैं ले रहा हूँ ऑर्बिट में, एंड इसकी ऑर्बिट का रेडियस r है, एंड इस ऑर्बिट में अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी सर्टेन वेलोसिटी होगी, लेट अस से वेलोसिटी इज v, एंड दिस इज एनी nth ऑर्बिट, कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कोई nth ऑर्बिट लिए। तो फर्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस। तो रदरफोर्ड के मॉडल में ये बात तो बोली गई थी दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, और अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कूलम्ब फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय mv² by r, और ये कहां से मिलेगा, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। उसका फॉर्मूला होता है k कूलम्ब्स लॉ में, जो भी k वैल्यू पुट कर रहे थे 9 into 10 to the power 9, Ze which is the charge of nucleus multiply by charge of electron divided by distance square. So we will use this equation. Now we have to find a radius from this formula. So एक r से तो ये r कैंसिल हुआ, r को इधर उठा के ले आओ। So r is equals to kZe² over m by v²। So मेरे पास ये r का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से अगर मुझे v निकालना है तो v को मैं इधर ले आऊंगा, v² is equals to kZe² by m into r, और अगर मैं यहाँ से v निकालता हूँ तो I can do under root of this term kZe² over m into r. So in this way I can write the formula of, now there is a term which is energy of electron। energy of electron कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अराउंड न्यूक्लियस, इट मीन उसके पास एक तो काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा वो एक सर्टेन पोजीशन पे भी है चार्ज से, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। सो पहले मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ, तो सिंपल फॉर्मूला हाफ mv², लेकिन सर कहाँ से लिखे, तो मैं इस इक्वेशन का यूज करके हाफ mv² निकाल सकता हूँ,
बिकॉज यहाँ से आर कैंसिल, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, mv² इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो अगर मैं हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, या फिर mv² की वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू mv² क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम साइन प्रॉपर यूज करने चार्ज की, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। सो के फर्स्ट चार्ज किसका, न्यूक्लियस का, प्लस का जेड ही, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो कि है माइनस, डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑर्बिट का आर। सो वी है माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। सो काइनेटिक ये पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी निकालना है तो दोनों का सम कर दो। सो हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, कुछ कॉमन टर्म्स निकाले तो वी विल गेट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, सो के जेड ई स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से प्लस हाफ, यहाँ से -1, तो हाफ में से -1 करेंगे माइनस हाफ आएगा, सो वी विल गेट माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई 2r. So this is the value of total energy. So in this way we can write. So from this you can check that there is negative sign with total energy, and negative sign indicate bind state. Bind state mean that electron is bound with the nucleus. ये सब चीज फिर से करने वाले हैं हम, बट थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। किसके अंदर करेंगे, रदरफोर्ड के बाद बोहर एटॉमिक मॉडल। So again there is an NCERT question. So it was found experimentally that this much of energy is required to separate a hydrogen atom into proton and electron. भाई हाइड्रोजन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं बेचारे के पास। हाँ बात हो रही है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन पता है कौन सा, H11 की, एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे, ऐसे घूम रहे। तो अगर इनको सेपरेट करना है तो सिंपल सी बात यही है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जितने से वो बाउंड है, अभी हमने देखा। सो इसको एनर्जी आपको गिवन है, इसकी इतनी एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए। इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है आपके पास माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो बात हुई, इतना तो हम दे रहे हैं तो उसके पास नेगेटिव में होगी। अभी अभी हमने सोल्व किया, टोटल एनर्जी इतनी होगी। Okay, so now what we have to do, we have to compute, means we have to just find the value for radius of the orbit and velocity. So total energy is given, and total energy के फॉर्मूले में अब देखो kZER, we can find R. Yes, so the formula of total energy is equals to minus of kZE square by R. So from this I can find R, minus of kZE square by total energy. So minus of k is 9 into 10 is to power 9. Z is for हाइड्रोजन, Z is 1, ठीक है, याद रखना फर्स्ट एलिमेंट है, गोल्ड की बात नहीं हो रही। फॉर हाइड्रोजन Z is equals to 1. E which is 1.6 into 10 is to power minus 19 whole square divide by total energy which is minus 13.6. इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में बदलना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई विद 1.6 into 10 is to power minus 19. So you will get the value of R. ओके, वेलोसिटी फाइंड करनी है, सो वी हैव टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन। तो कोई भी ये यूज कर लो, v इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। डू योरसेल्फ दैट पार्ट। सो आई एम जस्ट गिविंग यू द अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, यू कैन डू। बट अच्छा एक चीज मैं तुम्हें थोड़ी सी बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं याद। सो वेन एवर इन एनी क्वेश्चन एनर्जी इज गिवन, सो वी हैव टू यूज प्रॉपर यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन, so 1 electron volt is actually equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. And if kilo electron volt is given, so we will use this conversion. And if mega electron volt is given, we will use this conversion. Okay, I think so now this is clear to you. The next part is the concept of atomic spectrum. What do you mean by atomic spectra? पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल्स में तुम्हें इसको रिलेट करता हूँ, दैट व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो लेट अस से वी हैव अ सर्टेन एलिमेंट, कुछ भी है ऐसे कंपाउंड है, एक सर्टेन कंपाउंड, क्लियर। सो कोई एक्स नाम से एलिमेंट है, लेट अस से इस एक्स नाम के एलिमेंट को हम बहुत सारी रेडिएशंस दे रहे हैं। रेडिएशन में भी मैं एग्जांपल लेता हूँ पैसे का, पैसे से आसानी से बच्चों को समझ आएगा। तो ऐसे समझो कि मैंने इस पर्सन को, कोई एक्स पर्सन है, तो इसको मैंने क्या किया, अलग अलग पैसे दिए। पैसे मीन्स करेंसी दी, 1 रुपीज नोट दिया, इसको 2 रुपीज का नोट दिया,
थ्री रुपीज नहीं आता, 5 रुपीज का दिया, टू में पहले कोइन आते हैं, टू में 5 का दिया, 10 का दिया, लेटर से नोट 50 का दिया, 20 का दिया, 100 दिया, ठीक है, 200 दिया, ऐसे इसको दिए। बट ये पर्सन क्या था, इसने दो एक काम किया, इन सब में इसने 2 रुपीज का कॉइन रखा, 5 वाला कॉइन रखा, 100 वाला कॉइन रखा, एंड लेटर से 200 वाला कॉइन रखा। ये रख लिए इसने अपने पास, ये चार। और जब उस पर्सन को पैसे देने के बाद ये सब रख लिए, अब बाकी जो बचा देखेंगे तो बताओ उसमें कौन कौन सा मिलेगा। तो बोलोगे सर उसमें कुछ मिसिंग मिलेगा हमें। मिसिंग कौन सा मिलेगा, देखो 1 रुपीज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मिसिंग हमें मिलेगा पहला 2 रुपीज वाला, फिर हमें मिलेगा 5 रुपीज वाला मिसिंग, फिर हमें मिलेगा 10, मिसिंग नहीं मिलेगा, 10 हमें मिलेगा, ऐसे 50 हमें मिलेगा, बट 100 हमें मिसिंग मिलेगा, 200 हमें मिसिंग मिलेगा। इट मीन जब इसको हमने सर्टेन करेंसी दी तो हम देख रहे हैं कि इसने कुछ करेंसी रख ली, तो हमें जो बाकी मिली हम उसको देख के बता सकते हैं कौन कौन सा मिसिंग है। इट मीन उसने रखा, ठीक है। सो अब अगर लेटर से इस पर्सन को मैं बोलूं कि अब इस पर्सन ने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो ये पैसे कौन से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सिर्फ ये चार ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि उसके पास चार ही तो है, 2, 5, 100 हो। तो यानी ये वो चीज है जो एमिट कर सकता है, ये वो चीज है जो उसने एब्जॉर्ब की। इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। ऐसा यानी ये एमिट कर रहा है, और एमिट वही करता है जो उसको पहले एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस अब आपने क्या करना है, करेंसी की जगह वर्ड यूज करो लाइट या स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मींस ग्रुप ऑफ लाइट। ऐसा समझो किसी एक्स एलिमेंट को मैं बहुत सारी रेडिएशंस दे रहा हूँ अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, और उसमें से वो क्या करता है, सर्टेन फ्रिक्वेंसी वाली एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी बाहर जाने देते हैं। तो जब वो एब्जॉर्ब करता है तो हम जो रिसीव्ड अगर स्पेक्ट्रम को देखें तो कुछ जगह मुझे ब्लैंक लाइंस दिखेंगे, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और बाद में उसी एक्स पर्सन को अलो करे कि वो एमिट करे, तो वो कौन कौन सी एमिट करेगा, जो उसने थोड़ी देर पहले एब्जॉर्ब की थी। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को जो अब एमिट कर रहा है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जनरली दो तरह का स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं हम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड यू नो दोनों सेम ही चीज है, बिकॉज एमिशन वो रेडिएशन की फॉर्म में मिलता है, एंड एब्जॉर्प्शन आपको ब्लैंक लाइंस की फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि बाकी सराउंडिंग वाली आपको मिलेगी। सो ये स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इतना इनफ है एक बार समझने के लिए। अब रीजन बाद में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो नाउ आफ्टर दिस रदरफोर्ड को सक्सेसफुल मॉडल क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसने इम्पैक्ट पैरामीटर दिया, न्यूक्लियस का साइज बता दिया पर्सन ने, उसने इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से उसने साइज ऑफ न्यूक्लियस दे दिया। तो रदरफोर्ड का मॉडल भी तो काफी सक्सेसफुल होना चाहिए, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। फर्स्ट एंड सबसे मेन लिमिटेशन थी, दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस है क्लियर। नाउ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम ये पढ़ते हैं दैट एनी चार्ज पार्टिकल विच इज एन एक्सेलरेशन, एक चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, और अगर वो वेव प्रोड्यूस करेगा तो उसकी खुद की एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर ऐसा है तो सोचो लॉजिकली न्यूक्लियस के अराउंड भी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन में, एंड सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। इट मीन इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, एंड अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को भी क्या एमिट करनी चाहिए, ईएम वेव। और अगर वो ईएम वेव एमिट करता है उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी कम तो बच्चे रेडियस ऑफ ऑर्बिट कम हो जाएगी, क्योंकि हमने एक फॉर्मूले में पढ़ा था एनर्जी रेडियस पे डिपेंड करती है। तो अगर एनर्जी कम हो रही है तो रेडियस कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा वो घूमते 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 किससे कोलाइड कर जाएगा, न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। इसका मतलब एटम तो स्टेबल नहीं है। ये तो सबके माइंड में थोड़ा है कि अगर ये भी फैक्ट है कि चार्ज पार्टिकल ईएम वेव एमिट तो करेगा, तो अगर करता है तो रेडियस कम होते होते उसको न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए, इस हिसाब से तो एटम स्टेबल नहीं है। तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी का रीजन। सो ये नहीं बता पाया था कौन, रदरफोर्ड। सेकेंड लिमिटेशन वाज, ये जो मॉडल था ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी एक एटम है वो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता क्यों है, एक एटम क्यों सर्टेन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और बाद में वही एमिट करता है, उसका रीजन भी नहीं बता पाया। इवन हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट जो कि सबसे सिंपल है उसका भी स्पेक्ट्रम ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाकी तो चलो बहुत दूर की बात है, बाकी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रम है, ये भी नहीं बता पाया। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मींस जिसमें ये बात की जाती है कि चार्ज पार्टिकल मूव करने से ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, जो कि जिसकी वजह से वो कोलाइड करके बाद में टकरा जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम। भाई हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन वर्ड यूज कर रहे हैं न्यूक्लियस की जगह, बताओ क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन जो है वो H11 की बात हो रही है, उसके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही तो होता है खाली,
तो ये बेचारा प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जाके कोलाइड कर रहा है प्रोटॉन से, तो उसको कोलाइड करने के लिए भाई ये एनर्जी एमिट करेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा। तो ये जो वेव एमिट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो भाई कितनी होगी। तो सर कैसे निकाले, सिंपल सा क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा था तो इसकी एक सर्टेन एनर्जी थी, और जब वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो यानी वही एनर्जी तो ईएम वेव की फॉर्म में बाहर आई होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास थी वही एनर्जी फोटोन की फॉर्म में बाहर आई, और फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी, h है प्लांक कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टोटल एनर्जी जो भी है उसको h से डिवाइड करो। टोटल एनर्जी अभी अभी मैंने देखा था 13.6 एक क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ा ऐसे, डिवाइड बाय h प्लांक कांस्टेंट व्हिच इज 6.6 into 10⁻34। सो बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सो अब बारी आती है बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो यहाँ क्लियर कर दूं कि जो मॉडल था वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम मींस जिसके पास ओनली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। बोलोगे सर वो तो सिर्फ हाइड्रोजन ही है, बट अगर सोचो हीलियम किसी तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और एक ही बचे उसके पास, लिथियम के पास टोटल 3 है वो 2 लॉस कर दे और एक बचे, तो इट मीन ये वैलिड हो सकता है H पॉजिटिव पे और लिथियम 2 पॉजिटिव पे भी। यानी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वहां पर तुम ये अप्लाई कर सकते हो थ्योरी। सो एक्चुअल में बोहर का जो मॉडल था वो बेस था क्लासिकल प्लस अर्ली क्वांटम कंसेप्ट पे। मींस इसने क्वांटम थ्योरी के कंसेप्ट को ऐड किया पुरानी कॉन्सेप्ट के साथ और अपना एक नया मॉडल दे दिया जो कि काफी सक्सेसफुल था। सो लेट अस से थोड़ा सा इस मॉडल को यूज करने से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, इसकी जो बेसिक टर्म्स थी वही थी सेम, कि न्यूक्लियस सारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, सारा मास कैरी करता है। लेट अस से कोई एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर z, तो न्यूक्लियस का चार्ज होगा प्लस का z, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दैट न्यूक्लियस। अब एक सिंगल एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। लेट अस से उस ऑर्बिट का रेडियस r है। अब उस सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट कई हो सकते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं, इसलिए हम कोई nth ऑर्बिट यहाँ टर्म यूज करेंगे। nth ऑर्बिट मतलब कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी, और उस ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बोहर के जो मॉडल है उसको बेसिकली 3 पोस्टुलेट्स में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट इज बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसमें ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट के अंदर, बट वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है। इट मीन इलेक्ट्रॉन जब उसमें होगा वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लेकिन वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ये इसकी पहली कंडीशन थी। अब क्यों नहीं करेगा वो भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, कंडीशन भी बताऊंगा। लेकिन अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो जो उसको रिक्वायर्ड, ये मैं एडिशनल ऐड करूंगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको कहां से मिल रहा है। रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स जो है कहां से मिलता है, गिवन बाय कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। सो लेट अस से ये न्यूक्लियस है विद एटॉमिक नंबर z, तो चार्ज z हुआ, और कोई भी रैंडम एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन, एंड वो जिस ऑर्बिट में है उसका रेडियस लेटर से r। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, एंड जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है k। अच्छा बुक्स में बच्चों ध्यान रखना, इस k को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, और k लिखे रहना तो सबसे अच्छा है क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू इसकी पता है। सो k चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विच इज Ze, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज E, डिवाइड बाय r²। सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, एंड ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसका यूज करके आगे हम कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं। नाउ अब उसने कंडीशन दी कि व्हाई दीज ऑर्बिट आर स्टेशनरी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है वो रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा, वो ऑर्बिट में वो स्टेशनरी है, तो उसकी कंडीशन है दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दैट ऑर्बिट मस्ट हैव एंगुलर मोमेंटम, उनका कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा, और वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए किसके, h/2π के। यहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट है क्योंकि इसने क्वांटम थ्योरी का यूज किया था, n यहाँ पर आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर है, ऐसे बोल सकते हो कि n डिसाइड करेगा ऑर्बिट कौन सा है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 पुट करोगे तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π है। सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो 2 टाइम्स h/2π है। अगर थर्ड ऑर्बिट में है तो 3 टाइम h/2π है। सो ये कंडीशंस है उसकी।
सो मैं एंगुलर मोमेंटम का फर्दर फॉर्मूला लिखूं, अगर सिंबल लिखूं तो इसका सिंबल होता है एल, सो एल इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, और अगर फॉर्मूला वाइज लिखूं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। सो दिस इज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इसको हम क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोल देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन कंडीशन। कंडीशन किसकी कंडीशन है? स्टेशनरी ऑर्बिट की। रदरफोर्ड का फेलियर का रीजन था अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, लेकिन ये स्टेबिलिटी का बता रहे हैं, ये क्वांटाइजेशन कंडीशन है। m is the mass of electron, v is the velocity of electron in that nth orbit, r is radius of that orbit, n उस orbit का number, h Planck constant, 2 pi is the constant। थर्ड, क्या कभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं करेगा या एब्जॉर्ब नहीं करेगा? यस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में ट्रांजिशन कर सकता है, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जा सकता है, हायर से लोअर में आ सकता है, बट फॉर दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। लोअर में हायर में जाने के लिए एनर्जी गेन, हायर से लोअर में आने के लिए एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन जो भी एनर्जी एमिट करेगा वो लाइट की फॉर्म में होगा। तो यू कैन से दैट द एनर्जी डिफरेंस must be equals to h nu। so why I'm writing energy difference, because अगर वो लोअर से हायर में जा रहा है तो गेन करके जाएगा, और वो अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो वो लॉस करेगा। but you can equate that energy difference with h into frequency, or even you can write h c by lambda, because using this formula we can find frequency and even we can find the wavelength of that light। clear? so let us say ये एनर्जी की ऑर्बिट दिखा रहा हूँ, this is any initial energy level E1 एंड ये फाइनल EF लिख रहा हूँ, ये लो वाला ये हाई वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ऊपर जाना है ऐसे, तो उसको एनर्जी चाहिए, एंड एक इलेक्ट्रॉन पहले से यहाँ है और उसको नीचे आना है तो वो एनर्जी एमिट करेगा। ओके, सो यूजिंग दीज थ्री इक्वेशन हम आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर गोइंग टू दिस अगेन द सेम थिंग, बोहर्स जो एटॉमिक मॉडल इज वैलिड फॉर ओनली दोज हु हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन एटम भी रख सकता है, आयन भी रख सकता है। एटम जैसे मैं हाइड्रोजन बता रहा हूँ, आयन में हीलियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है। इन सब के क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आएगा? जेड का। जब क्वेश्चन में हाइड्रोजन की बात हो रही है Z1, फॉर हीलियम Z2 पुट करेंगे, फॉर लिथियम Z3 पुट करेंगे, यही डिफरेंस आएगा, बाकी सबको सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। So among these, which of them is Bohr model is not valid? हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, यस। सिंगल आयनाइज्ड हीलियम बिल्कुल एक लोस के एक है इसके पास। ड्यूट्रॉन एटम मींस बात हो रही है बच्चे, हाँ ड्यूट्रॉन पता है किसको बोलते हैं? H12 को। तो इसके पास भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यस इसके लिए वैलिड है। बट नियोन अगर एक लोस भी कर देगा तो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, सो इस पे नहीं करेगा। इट मीन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, this is given D is the correct answer. So now using that three equations, कौन सी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। So first was mv square by r is equals to k z e square by r square. Second equation was mv r is equals to nh by 2 pi. So we will use these two equations for driving first the radius of electron in nth orbit. For that, so मैंने कंसिडरेशन किया, लेट अस से ये न्यूक्लियस है एंड दिस इज एनी ऑर्बिट। सो न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze, इलेक्ट्रॉन विद चार्ज E, रेडियस ऑफ दैट nth ऑर्बिट इज R, वेलोसिटी इन दैट ऑर्बिट एट दैट पॉइंट इज V, एंड ऑर्बिट कौन सा है? ये nth ऑर्बिट। ये सारी कंसिडरेशन हमने लिख ली है। सो यहाँ लिख देना, लेट एनी इलेक्ट्रॉन is orbiting in nth orbit having radius r with velocity v. Consideration लिखो। Now we have to find the expression of radius, so using these two equations। so इसमें भी r है, इसमें भी r है, बोले सर किसी का भी यूज करो, पर ध्यान रखना here r and v both are variable, तो मुझे एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, किसी एक से हम v निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे तो वो क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना देंगे। तो क्या करते हैं, मैं पहले सेकंड यूज करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। सो मैंने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन नंबर, सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, सो वी हैव mvr is equals to nh by 2 pi। so we have to find v, so v is equals to nh over
2 पाई इंटू एम इंटू आर। इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल देते हैं, ठीक है। सो ऐसा कर क्यों नहीं बोले सर, हमें आर निकाला वी निकाल रहे। अरे भाई फर्स्ट इक्वेशन में ये वी का वैल्यू पुट कर देंगे तो इजी हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एलिमिनेशन मेथड है काइंड ऑफ। सो वी हैव एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो एक से पहले कैंसिल कर देते हैं। वी हैव आर, इसको उठा के ले आए, के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। So now put the value of v here. So k z e square by m, v का वैल्यू यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है ना। So we have n by h divided by 2 pi m into r whole square. So we have r is equals to k z e square, ये टर्म ऊपर चली जाएगी, 4 pi square m square r square divide by m n स्क्वायर h स्क्वायर। सो इस r से ये एक r कैंसिल, अब इधर आ रहा है, बाकी सबको उठा के ले आता हूँ। r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, अच्छा एक m भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय k भी है, z भी है, e पावर 4 भी है, 4 भी है, पाई स्क्वायर भी है, m भी है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे मिला। बोले सर अभी भी ये कुछ ऐसे प्रॉपर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, प्रॉपर नहीं मिल रहा, अभी इसको हम चेंज करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ r। अगर इस r में अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो n स्क्वायर और z को छोड़ दे, बाकी क्या क्या बचा देखो, एक तो h स्क्वायर बचा ऊपर, नीचे बचा k e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। क्या मुझे बताओ ये सारे कांस्टेंट हैं? बिल्कुल सर ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो अगर h की बात करें सबके लिए फिक्स है, चाहे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, चाहे दूसरे में तीसरे में कुछ भी हो, h फिक्स है, k फिक्स है, e फिक्स है, 4 पाई m सब फिक्स है। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज आप डायरेक्ट लिख सकते हो और पुट भी कर सकते हो, सबकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पे चले तो हियर h is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट। k is again fixed, electrostatic force constant 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। e charge of electron which is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। m mass of electron which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। अब आप बोले सर सारी वैल्यू याद रखनी आ रही, नहीं याद रखनी, वैसे भी क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है ऊपर पर। तो अगर ये सब पुट करते हैं यहाँ पर, वी विल गेट r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय z, एंड इस टर्म का वैल्यू आता है 0.529 एंगस्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट, ये किसी भी nth ऑर्बिट का फॉर्मूला बन गया। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में इस टर्म को r नॉट लिख दूं? सो आई कैन राइट r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय z इनटू r नॉट। सो व्हाट इज r नॉट हियर? r नॉट इज दिस वैल्यू। ओके, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि अभी z को 1 नहीं पुट किया, तो फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल्स टू 1। सो प्योरली रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r नॉट। हमारे पास फॉर्मूला बन गया। एंड इवन अब भी देखो देयर इज n हियर, n मींस अभी भी ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहे हैं। सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट मींस जिसको हम बोहर्स ऑर्बिट बोलते हैं, क्योंकि पहले एक ही तो है, बोहर्स ऑर्बिट, और समटाइम इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं बच्चों, कुछ भी नाम लिखा हो सकता है, ग्राउंड स्टेट। फॉर दिस वैल्यू n इज इक्वल्स टू 1, सो वी हैव r is equals to r naught which is 0.529 एंगस्ट्रॉन, या इसको हम नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं 5 पॉइंट समथिंग करके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बोहर्स ऑर्बिट। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो r नॉट लिख रहे थे इसको समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस का सिग्नल है r नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन, एंड देयर आर सम स्पेशल केसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस, एक तो ये आपको फाइनल इक्वेशन से ये पता लग रहा है दैट r डिपेंड्स अपॉन n स्क्वायर, यस n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहे हैं। इट मीन रेडियस जो है वो n के प्रोपोर्शन नहीं है, वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शन है। इट मीन अगर फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है सेकंड ऑर्बिट का उसका 4 टाइम होगा, देन 3 टाइम होगा। लेट अस से n इज इक्वल्स टू 1 है, देन n इज इक्वल्स टू 2 पुट करो, n इज इक्वल्स टू 3 पुट करो, n इज इक्वल्स टू 4 पुट करो। तो इस केस में रेडियस हमें मिलेगा 1 पुट करने पर, यहाँ इस फॉर्मूले में इसमें पुट कर लो, 1 पुट करने पे हमें मिलेगा r नॉट, इसमें मिलेगा 4 टाइम ऑफ r नॉट, इसमें मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ r नॉट, यहाँ पर मिलेगा 16 टाइम ऑफ r नॉट। तो अगर आप इनका रेशियो चेक करो, यू विल गेट रेशियो 1, रेशियो 4, रेशियो 9, रेशियो 6। तो बोल सकते हो
ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो ये प्रूफ कर सकते हैं, अगर आपसे बोले कि प्रूफ करो इक्वली स्पेस नहीं है तो वी कैन प्रूफ लाइक दिस। ओके, सो देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन, इस तरह का बोर्ड में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। सो बोहर रेडियस ए नोट गिवन है, बोहर रेडियस मीन फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट। सो वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इनटू फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। यहाँ पर बस a नॉट लिख दो, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए यहाँ 2 पुट किया, 2 स्क्वायर इनटू a नॉट, तो क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ a नॉट। और सिंपल आप इस रेशियो से देख सकते हो यार, अगर फर्स्ट 1 है तो उसका 4 टाइम्स करना है, तो 4 टाइम्स इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट। अब हम रेडियस की जगह वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल, डायग्राम वही सेम, दैट वी हैव न्यूक्लियस एंड दिस इज सर्कुलर पाथ। सो न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस जेड ई, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है विद स्पीड एट दैट इंस्टेंट v है, ऑर्बिट का रेडियस r और एनी nth ऑर्बिट है। इक्वेशन 1 एंड 2 वी नो ऑलरेडी, मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू k z e स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 था ये। द सेकंड वाज mv r इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ किसी एक से हम निकाल सकते हैं, लेटर से मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, बहुत सिंपल, v इज इक्वल्स टू nh ओवर 2 पाई इंटू m इंटू r, और r का वैल्यू मैं फर्स्ट से निकाल चुका हूं, तो मैं यहाँ पुट करना चाहूँ तो 2 पाई m, सो दैट वाज n स्क्वायर h स्क्वायर, ये r का वैल्यू यू कैन चेक फ्रॉम दिस, ये रहा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन k z e स्क्वायर, k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। ये मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की बच्चे ये, ठीक है, इसकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ r जो प्रीवियसली हम कर चुके। सो ओवरऑल बना, एक n से n कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल होगा, पाई से एक पाई कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल हुआ, 2 से इसको 2 बना। सो ओवरऑल वी गेट v इज इक्वल्स टू k z e स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई डिवाइड बाई n इंटू h, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। अब इसमें भी वही सेम रीशफलिंग करो। सो n एंड z ये दो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट हेयर k e स्क्वायर 2 इंटू पाई डिवाइड बाई h, ये सारे फिर से कॉन्स्टेंट्स आ गए जिनकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम लिखी थी, और जब इसको पुट करते हैं तो वैल्यू जो मिलता है हमें, सो दैट इज z बाई n इंटू, ये जो भी वैल्यू मिलता है ये मिलता है 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू अगर आप कंपेयर करो स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो ये जो वैल्यू होता है बच्चों, ये स्पीड ऑफ लाइट का 137th पार्ट होता है, तो कई बार इसको अल्फा भी लिख देते हैं। सो लिख सकते हो v इज इक्वल टू z बाई n टाइम्स ऑफ अल्फा, और इवन यू कैन राइट दैट z बाई n टाइम्स ऑफ c बाई 137। कंपेयर किया जैसे स्पीड को, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करें थोड़ा इजी हो जाएगा इसको समझ। सो ये किसी भी ऑर्बिट के लिए, ऑफ एनी ऑर्बिट, बट अगर तुमसे बोला जाए फॉर हाइड्रोजन ऑर्बिट बताओ तो क्या करोगे, वही सेम, वी हैव v इज इक्वल्स टू z बाई n इंटू c बाई 137, ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला जो भी हमने ड्राइव किया था। अब इसमें अगर हम बात करें फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए चुपचाप z को 1 पुट कर दो, सो वी हैव v इज इक्वल्स टू c बाई n इंटू 137, एंड अगर उसमें भी फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट का एक नाम क्या था, बोहर ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट या ग्राउंड स्टेट, just put n is equals to 1, we will get v is equals to c by 137, which is equals to 2.2 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सो ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के अंदर घूमते हुए। सो यहाँ से अगर स्पेशल केस बनाएं, स्पेशल केस तो आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, c is directly proportional to z and sorry v is inversely proportional to n।
इन दोनों के साथ ये वेरिएशन है। मीन्स जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, मीन्स हम दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे स्पीड इलेक्ट्रॉन का स्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे फास्ट फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो स्लो होता जाएगा। Now the third part is energy of electron. This is most important part, energy of electron in any nth orbit. अब एनर्जी निकालनी, तो अब वही सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट बना दिया, न्यूक्लियस पे चार्ज वही प्लस Ze, और एनी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v, रेडियस r, और ये वही हमारा nth ऑर्बिट। सो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन इज कैरिंग पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन, क्योंकि वो न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एंड उसके पास काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज ऑफ मोशन, क्योंकि वो मूव भी तो कर रहा है, मोशन इन ऑर्बिट। तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों का सम करेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो देखते हैं कैसे करना है। सो फर्स्ट इक्वेशंस वो मैं लिख लेता हूँ, काम की है वो, बार बार हमें यूज होगी। के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 था ये। सेकंड था एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है, ये अलग से लिखा रहेगा। तो वी नीड काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट पार्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से इसको आर से आर कैंसिल करूँ तो मुझे एम वी स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, के जेड ई स्क्वायर बाई आर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको कुछ भी नाम देते 4 5 जो भी है, 5 नंबर दे देता हूँ, क्योंकि 3 4 बीच में हम रेडियस और उसमें लिख सकते हैं। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दो चार्जेस की पोजीशन की वजह से, एक चार्ज न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक आर डिस्टेंस पे है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो कि प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है। यहाँ पर कुछ बच्चे जनरली मिस्टेक कर जाते हैं, साइन यूज नहीं करते। सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वहां पर हमें साइन यूज करना ही होता है, ये हम चैप्टर 2 में सीखते हैं। सो डिस्टेंस आर है दोनों के बीच का, सो वी हैव माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 6. So what about total energy? Let us say I am writing with symbol E. So sum of kinetic plus potential. Sum किया, we will get half k z e square by r minus k z e square by r. Solve किया, we will get minus k z e square by 2 of r means 1 by 2. So total energy जो मुझे मिला minus k z e स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। अब इसको फर्दर मूव करने से पहले एक बार इसको इक्वेशन नंबर में 7 बोलता हूँ। देखो अभी आगे है हमारे डेरिवेशन, बट उससे पहले कंक्लूजन इस 5 6 एंड 7 इक्वेशन से हम निकालेंगे, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। सो बट बिफोर गोइंग टू दैट वी नो, हमें अभी जो इक्वेशन मिली टोटल एनर्जी की, वो मिली माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये मिला। अब आर का वैल्यू मुझे पता है, सो आर का वैल्यू क्या था याद करो, तो मुझे याद है, मैं पुट कर देता हूँ के जेड ई स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ था के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, कुछ ऐसा इक्वेशन था। सो माइनस का बना ये, देखो इस 2 से ये हम कैंसिल कर सकते हैं, सो माइनस 2 के स्क्वायर हो जाएगा, यस जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 बन जाएगा, पाई स्क्वायर इंटू एम बाई एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब फिर से सर वही सेम दिक्कत आ गई कि सर इसमें तो बहुत सारे वेरिएबल है, तो क्या करो, सॉरी इसमें 2 ही वेरिएबल है, z और n को अलग से किया, माइनस जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को अलग किया। अगर आप देखो तो यहाँ पर 2 है, यहाँ के स्क्वायर है, ई 4 है, पाई स्क्वायर है, एम है, एंड एच स्क्वायर है, और ये सारे तुम्हें पता है क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। और इन सब का वैल्यू जब हम पुट करते हैं और सोल्व करते हैं तो जो मिलता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये मिलता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट, ये फॉर्मूला हमें मिला। अब लेकिन सर हमें तो निकालना है ये हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हम तो हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं मॉडल। हाइड्रोजन के लिए जेड को चुपचाप 1 पुट कर दो, सो वी हैव
En is equals to minus of 13.6 by n square electron volt. This formula is most important formula. इसका बहुत जगह यूज होगा, सो प्लीज इसको याद रखिए. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन. अगर फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है 1 पुट करो, सेकंड के लिए 2 3 4 करते जाओ, तो किसी भी ऑर्बिट की हम एनर्जी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है. सो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट का एक और नाम बताया था मैंने, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. ठीक है. सो n इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड ऑर्बिट जिसका एक और नाम मैं बोलता हूं, उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. कुछ क्वेश्चन में ध्यान रखना, आपको एक्साइटेड स्टेट्स की टर्म में मिल सकता है. अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो ग्राउंड को हम 1 लेके चलते हैं, तो इसका मतलब n2 है. इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इट मीन n को 3 लेना है, एंड सो ऑन चलता है. तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना. एंड एक चीज और आप देख सकते हो, दैट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन n स्क्वायर. मीन्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एनर्जी जो है वो कम वैल्यू में होती जाती है. एंड एक और चीज आप देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट जो आप यहाँ से याद कर सकते हो, नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है. इस पे सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन. दिस अगेन सेज अबाउट बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड यू. इसी बाउंड स्टेट को इंडिकेट करता है. अब दो चीजें और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा इससे बिफोर दैट क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ये जो टोटल एनर्जी आई, अगर मैं आर और इनकी टर्म में नहीं लिखता, सिंपल मैं आपको पोटेंशियल और उसकी टर्म में दिखाऊं, तो अगर आपको याद हो टोटल एनर्जी आई थी माइनस का हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर. ये टोटल एनर्जी थी. और सिर्फ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इतनी ही वैल्यू थी, लेकिन वो प्लस की थी. एंड अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो बस ये 2 गायब कर दो और माइनस लगा दो. ये पोटेंशियल एनर्जी थी. इफ यू कंपेयर दीज 3 एनर्जीज, आपको पता क्या लगेगा कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, बस आप उसके आगे माइनस का साइन लगा दो, उतनी ही टोटल एनर्जी होती है. मैं टीई लिख देता हूँ थोड़ा सा करने के लिए. और आपके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसका हाफ कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी मिल जाएगी. या सिंपल ऐसे समझो, इफ यू नो टोटल एनर्जी, उसका जस्ट डबल कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. तो ये कुछ रैंडम फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए ये. ठीक है. सो आप इसको चाहे उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में, बाय एन स्क्वायर वाली टर्म में. बट ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल लेके बता दो. एग्जाम्पल, लेट अस से हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये टोटल एनर्जी होती है. तो आप इस वैल्यू से, टोटल एनर्जी से आप काइनेटिक पोटेंशियल दोनों निकाल सकते हैं. तो अगर मुझे काइनेटिक चाहिए तो क्या करो बच्चों, इतनी ही वैल्यू लेनी है बट प्लस की, तो काइनेटिक भी ये आंसर होगा. और पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दो, बस इसका डबल कर दो, तो इसका डबल माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप इजीली बता सकते हो. इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछे जा सकते हैं. तो ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए, दैट अगर आप दोनों के फॉर्मुलेस देखें बच्चों, दोनों आर के साथ वेरी करते हैं. ये क्वेश्चन आया था रेफरेंस पॉइंट. ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ऑलवेज डिफाइन की जाती है, ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम रेफरेंस लेवल. जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम अर्थ के सरफेस से लेके चलते हैं ग्रेविटेशन, ऐसे ये हम न्यूक्लियस से लेके चल रहे हैं. तो अगर आप रेफरेंस लेवल को क्या कर दो बच्चों, चेंज कर दो, तो अगर इसको चेंज करते हो तो इससे किस पे इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, बट काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी. व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो दोनों का सम है, तो अगर इसमें चेंज आया तो ऑटोमेटिक टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो ये भी सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन था जो आपको मैं बता रहा हूँ. ओके, एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बेसिक सा, देखते हैं इसी पे बेस. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी गिवन है. सो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बहुत इजी है बच्चों. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, ये एक्चुअल में बात कर रहा है सेकंड ऑर्बिट की. तो n इज इक्वल टू 2, तो आपको बहुत सिंपल पता है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो -13.6 डिवाइड बाय 2 यहाँ पुट करना है, 2 स्क्वायर. सो -13.6 डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करो, देखो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स है इसके, 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए. तो दिस इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज ऑप्शन नंबर सी. Okay, this is C.
Okay, now the next question. What is the angular momentum of electron in Bohr's hydrogen whose energy is this? So एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है L, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू NH/2 पाई। बट यहाँ पर एनर्जी गिवन है तो आप एनर्जी की टर्म से कैसे निकालोगे? तो क्या मैं इस एनर्जी से ऑर्बिट पता लगा सकता हूँ कौन सा है? अरे बिल्कुल सर। सो एनर्जी इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n स्क्वायर जो हुआ वो हुआ -13.6 डिवाइड बाय -1.51। सो कितना आएगा ऑलमोस्ट मुझे बताओ? यू विल गेट 9 टाइम, इसके 9 टाइम मिल रही है। तो n इज इक्वल्स टू 3, इट मीन ये थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। अब आपको पता है क्वांटाइजेशन कंडीशन की L हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है h/2 पाई का, और n यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर है वो तो 3 मिला, तो 3h/2 पाई ये आपका आंसर होगा। चेक करें, 3h/2। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था नॉर्मल। ग्राउंड स्टेट, इन द ग्राउंड स्टेट टोटल एनर्जी इज दिस। ओके, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? भाई काइनेटिक एनर्जी बतानी है लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, मींस आपसे सेकंड ऑर्बिट की पूछ रहा है बच्चों। तो अभी थोड़ी देर पहले निकाला, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो होती है माइनस की टोटल एनर्जी, माइनस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टोटल होती है। आपसे काइनेटिक पूछा, तो काइनेटिक अगर पूछा तो इतनी ही प्लस की लेनी पड़ेगी, प्लस की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। और वहीं पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो इसका डबल करते, तो माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। काइनेटिक पूछा था तो ये। ओके, दिस इज ऑप्शनल, एक्चुअल में ये ऑप्शनल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जैसे हमने ये पीछे प्रीवियस डेरिवेशन की उसी तरह से ये डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, सो तो वो एक सेकंड में कुछ नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा, 1 2 3 जितने भी है, इट मीन उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मुझे वो निकालना है तो कैसे करें? ये तुम्हें करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तुम्हें। सो अगेन फॉर्मूला वही यूज होंगे, mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r², mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ये दो इक्वेशन तो परमानेंट हम हर जगह यूज करते हैं। बट अब फ्रीक्वेंसी को कैसे लेके आए? फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, टाइम निकालने के लिए स्पीड चाहिए। तो वी नो स्पीड को लिख सकता हूं सर्कमफ्रेंस 2πr/t। सो 1/t को क्या लिख सकते हैं? v/2πr, और 1/t एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी होता है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v/2πr। नाउ हमने v का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, यहाँ पर पुट करो, r का वैल्यू निकाला हुआ पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। ठीक है, ये तुम्हें करना है बच्चों। सो एंड द नेक्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, ये नेक्स्ट अलग से है, मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ एनसीईआरटी की स्टैंजा से लिए। So this stanza is basically if an electron is jumping from one orbit to another. So let us say वो लोअर से हायर में जा रहा है, हायर से लोअर आ रहा है, तो अब एमिट तो तब करेगा जब वो एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आएगा। लेट अस से इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल में वो जंप करके जब वापस आएगा तो उस केस में वो एक लाइट यानी एक ईएम वेव एमिट करेगा, और उसकी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। लेट अस से उसकी एनर्जी है एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा। तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। इस एनर्जी, इसकी एनर्जी लेवल लेटर से En2 लिख रहा हूँ, मतलब ऊपर वाला ऑर्बिट, इसको लिख दिया N1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू h इंटू न्यू। इफ आई नीड दिस फ्रीक्वेंसी तो क्या करोगे, इनकी एनर्जी डिफरेंस को h से डिवाइड कर दो, यू विल गेट दैट फ्रीक्वेंसी। सिंपल, ये फॉर्मूला भी आगे हम पढ़ेंगे तो इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं कर, सिंपल फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस से मैं तुमसे बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट में फर्स्ट पे आ रहा है। तो हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी हमें अभी निकाली थी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और वो फर्स्ट में आ रहा है और फर्स्ट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या मुझे फ्रीक्वेंसी बता सकते हो? यस, फ्रीक्वेंसी निकालना है लाइट का, क्योंकि अगर वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो भाई हायर से लोअर में आता है तो हमेशा लाइट एमिट होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं बिल्कुल। कैसे? E2 - E1 इस माइनस ऑफ 3.4 में से माइनस किया, माइनस का 13.6 डिवाइड बाय h। बट ध्यान रखना इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तब जाके फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में मिलेगी। बट इस तरह से कर सकते हैं कुछ। नाउ
बोहर का जो मॉडल था उसका सबसे एक बेस्ट पार्ट ये था कि उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया। अब ना क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे, तो उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझने से पहले हम बात करते हैं एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला पता है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ बस n की वैल्यू बताओ, हम एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव में, और अगर कोई n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, मीन्स हम बहुत इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट की बात करें, तब समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तब उस ऑर्बिट की एनर्जी जीरो। तो वी आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम नेगेटिव -13.6 टू जीरो, तो दैट्स व्हाई ग्राफ हम नीचे वाले एक्सिस में दिखाएं ज्यादा बेटर है, लेट अस से इस एक्सिस पे दिखाएं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी। सो हम इस डायग्राम में एक्चुअल में एनर्जी को लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इफ दिस रिप्रेजेंट n इज इक्वल टू 1, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं या इसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ n1 पुट करते हैं, इसकी वैल्यू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, बिल्कुल। इफ वी पुट n इज इक्वल टू 2, ये हमारी आ गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम सिंपली सेकंड ऑर्बिट बोलते हैं। और यहाँ इसके लिए 2 पुट करेंगे, यहाँ पर वी विल गेट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से 3, 4, 5 सभी ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, तो सबकी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है, इसमें लास्ट में देखो, इफ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, e की वैल्यू 0 हो जाती है। So this diagram is known as energy level diagram because we are representing different level with their different energies. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन इस पे ध्यान रखना। टोटल एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज हैज अ सर्टेन वैल्यू। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की इतनी वैल्यू फिक्स है, इसकी इतनी वैल्यू फिक्स है, इतनी फिक्स है, सब में कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ, समटाइम्स इस तरह से, तो डिस्टेंस एक्चुअली में बढ़ रहा है, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस। बट जब हम फर्स्ट ऑर्बिट से लास्ट की तरफ जाते हैं, तो हम ऑर्बिट से एक ग्रेटर डिस्टेंस पे जाते हैं, जिससे स्पीड डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। सो एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। दिस डायग्राम इज एनर्जी लेवल डायग्राम, और इसके मल्टीपल यूज है। लेट अस से तुमसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट है और फोर्थ में आया, तो आप सिंपल सोचो, फिफ्थ से फोर्थ में आएगा, तो इन दोनों के डिफरेंस की जितनी एनर्जी उस फोटोन के पास होगी जो एमिट हुआ। लेट अस से एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, यहाँ से सोचो, तो अगर वो थर्ड में था, फर्स्ट में है, तो इनका एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, 1.89 प्लस 10.2, इट्स अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 12.1 के आसपास लेटर से ही होगा। सो दिस एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो इस फोटोन के पास एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो हम इनसे, इनके डिफरेंसेस से ये भी आइडिया लगा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन मींस आयन बनाना। आयन कब बनता है, जब किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तभी तो वो आयन बनेगा। बाहर निकालना है, बाहर अपने आप तो निकलेगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद सम नेगेटिव एनर्जी। तो उसको अगर बाहर निकालना है तो उसको कुछ पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, जितनी उस ऑर्बिट के अंदर थी उसके पास। सो वी नो ऑर्बिट के अंदर वो बाइंड है इतनी एनर्जी से, तो अगर उसको फ्री करना है तो इतनी ही दो, लेकिन प्लस की दो। सो द फॉर्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज सेम फॉर्मूला, बट उसके साथ क्या लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। और इस फॉर्मूले में देखो z दे रखा है, बिकॉज ये एक रैंडम सभी एलिमेंट्स के लिए बता दिया, बट हाइड्रोजन के लिए हम डिस्कस करेंगे तो z को 1 पुट कर देंगे इसके लिए फॉर हाइड्रोजन। और डिफाइन कैसे करें, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल, एक एलिमेंट के एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू मेक दैट एटम आयन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। सिंपल फॉर्मूला यही है बच्चों, सेम, बट प्लस का साइन लगाना है। एंड आयनाइजेशन एनर्जी भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही फाइंड करेंगे, सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। अब क्वेश्चन आता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी मिलती कैसे। लेट अस से एक एटम का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है फाइनल बाहर वाले में, एंड उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन। उसको फ्री करना है तो उसको मुझे प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, लेकिन वो देंगे कैसे। तो जनरली एनर्जी देते हैं बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। तो जो हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। कुछ ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज द कोज, इस इफेक्ट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से। इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, यू नो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी कैन बी रिटन एज चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो पोटेंशियल कैन बी रिटन एज एनर्जी बाय चार्ज। यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने की, तो एनर्जी अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी को ई आयनाइजेशन लिख रहा हूँ, उसको ई से डिवाइड कर दो, और इसकी वैल्यू यू नो -13.6
ई वो वी बाई एन स्क्वायर और नीचे ई है तो इससे ई कैंसिल हो गया, यानी ये प्लस का लगाना है बच्चों, है ना। सो इसका फॉर्मूला भी सेम वही है 13.6 बाई एन स्क्वायर, बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह यहाँ सिंपल वी लिखो, यहाँ ई भी लिख लेते यहाँ भी, बस ई को हटाना है यार और कुछ नहीं करना। आयनाइजेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो वोल्ट में, बस ई को हटा दो बाकी सब कुछ। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। तो लेट अस से हाइड्रोजन की बात हो रही है और हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की बात हो रही है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा। इसको आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, ठीक है, और कितना आयनाइजेशन पोटेंशियल चाहिए। तो सेकेंड ऑर्बिट की पहले तो मुझे पता है एनर्जी निकालनी है आयनाइजेशन, तो उसका फॉर्मूला है 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 प्लस का लेना भाई इसको 2 स्क्वायर बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। अब मिलती किसकी फॉर्म है, पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है तो सिंपल इस ई को हटा दो या फिर इस वैल्यू को ई से डिवाइड कर दो, तो ये ई से कैंसिल हो गया, वी विल गेट 3.4 वोल्ट। सिंपल ऐसे ही करना है। ओके, ये जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट थी जिसको माइनस में लिखते थे, दिस वैल्यू, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोल देते थे बच्चों। पता है इसको बाइंडिंग एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाइंड है न्यूक्लियस के साथ। ऐसे बोल सकते हो दिस इज नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, भाई जितनी एनर्जी बाहर निकालने के लिए चाहिए उतने से ही तो बाइंड है, इसलिए माइनस एन भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा, फाइंड द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोहर हाइड्रोजन एटम एंड सिंगल आयनाइज्ड हीलियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसमें दो अलग अलग एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, बोहर हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो हम HZ1 लेंगे और हीलियम की बात कर रहे हैं तो Z को 2 पुट करना है। तो फॉर्मूला अब प्रॉपर यूज करना पड़ेगा विद Z, ठीक है। दोनों का आयनाइजेशन निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो पहले मैं निकालता हूँ आयनाइजेशन लेटर से हाइड्रोजन के लिए। तो फॉर्मूला यू नो प्लस का लेना है 3.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, वो तो ऑर्बिट फर्स्ट है तो 1 ही रखना, लेकिन यहाँ Z स्क्वायर होता है तो उसकी जगह 1 लिखा। एंड फॉर हीलियम 13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड, जेड यहाँ 2 होता है तो 2 स्क्वायर। रेशियो निकालो, so we have EH is equals to 13.6, we have E for helium is equals to 13.6 multiply by 4, डिवाइड करना है भाई इससे एक आंसर, so 1:4, this is our answer। चेक करें, okay, this is 1:4, great। So what is next? The next part is excitation energy। भाई नाम से पता लग रहा है एक्साइट करने वाली एनर्जी। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है उसको उससे हायर एनर्जी लेवल में सेंड करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। अब ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल है। एक्साइटेशन एनर्जी डिपेंड करता है एनर्जी डिफरेंस पे। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उसको तुम सेकंड में भेज रहे हो या थर्ड में भेज रहे हो, दैट विल डिसाइड। लेट अस से फर्स्ट से थर्ड में भेजना है तो थर्ड और फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस इज एक्साइटेशन एनर्जी। फर्स्ट से फिफ्थ में भेजना है तो फिफ्थ और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस जो होगा दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी हम देते हैं तो प्लस का ले सकते हैं इसको, दिस इज इक्वल्स टू 13.6, ये कॉमन आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर। यहाँ n2 क्या है, जिस ऑर्बिट में वो गया है, और n1 जहां से वो गया है। तो इस तरह से लिख सकते हो। एक्चुअली इन दोनों की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके ये फॉर्मूला बनाया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इससे कंफ्यूज ना हो सीधा तुम यूज कर सकते हो। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, हाइड्रोजन के लिए मैं तुमसे बोलूं फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाना है, कितनी एनर्जी चाहिए, बोले सर सेकंड एनर्जी में तो उसकी वैल्यू होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का, और फर्स्ट ऑर्बिट में होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट से सेकंड में जाना कितनी चाहिए, तो इनका डिफरेंस कर लो। तो माइनस का 3.4 में से माइनस किया, माइनस का 13.6, तो हमें कितना मिला, we will get 10.2। so this much of energy is required by that electron to move from first to second orbit। तो इसी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन एनर्जी इतनी है फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए। अब अगेन वो क्वेश्चन कि ये एक्साइटेशन एनर्जी मिलती कैसे है, तो मिलने के लिए तो हमें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल निकालने के लिए चुपचाप बस इसको ई से डिवाइड कर दो, इसके नीचे ई लगा दो, या फिर ये जो भी वैल्यू आई ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसका ई हटा दो, तो ये जो आंसर होगा वो आपका एक्साइटेशन पोटेंशियल का होगा।
ऐसे समझ सकते हो। अगेन एक्साइटेशन पोटेंशियल इज द कोज, इसने ही एक्साइटेशन एनर्जी दी है। इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे में पहुंचाना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मिलेगी कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो जो भी तुमने एक्साइटेशन एनर्जी निकाली थी उसमें से ई को हटा दो, या फिर उस पूरे को ई से डिवाइड कर दो, यू विल गेट एक्साइटेशन पोटेंशियल। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, मींस सबसे लास्ट टॉपिक तो नहीं है बट एंडिंग पार्ट में जा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये ऑलरेडी स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा बताया था, दैट कोई भी एलिमेंट है उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका एक अपना स्पेक्ट्रम होता है, उसके एक फिंगरप्रिंट की तरह। सो दो तरह का हो सकता है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हम एमिशन वाले की भी बात कर रहे हैं। एक सर्टेन एलिमेंट को जब लाइट या एनर्जी मिलती है तो वो फिर फर्दर एमिट करता है उसको इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड उन रेडिएशंस को, उन वेव्स को आप अरेंज करते हो एक सिस्टमैटिक वे में, उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की टर्म में, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो क्यों करता है, उसके अब रीजन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया मैंने, पहले ऑर्बिट बना दी। लेट अस से ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, मल्टीपल ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल से, सबकी अपनी एक एनर्जी की वैल्यू है। हाइड्रोजन के लिए पुट करें तो इसकी -13.6, इसकी -3.4, इसकी -1.5 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेटर से कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है किसी वजह से, और वो जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, तो क्या वो हायर से जब लोअर में आएगा तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा, यानी इसने एक वेव एमिट की। इसी तरह से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आ रहा है, या कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, सिक्स ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रहा है, यानी आ तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में रहा है, क्या इन सब केसेस में एक डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी? बिल्कुल, हर केस में एक डिफरेंट ईएम वेव होगी, बिकॉज एनर्जी गैप सबका अलग अलग है, जिसकी वजह से अलग अलग लाइट या रेडिएशन एमिट होगी। लेकिन इन सब की खास बात क्या है कि ये सब तब प्रोड्यूस हुई जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया, एंड दिस सीरीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रेडिएशन एमिट हो रही हैं और इनको आप अरेंज करोगे तो इनका जो ग्रुप बनेगा दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। इसका नाम रखते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, सो व्हाट इज लाइमन सीरीज? लाइमन सीरीज एक्चुअली में ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रा है, ग्रुप ऑफ रेडिएशंस है, जो कब एमिट होती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। आना फर्स्ट पे, देखो नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आना है, तो फर्स्ट में आना है तो या तो सेकंड से आएगा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, इस तरह से आएगा। ठीक है, और जब इन रेडिएशंस को चेक करते हैं, दिस रेडिएशन बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। लाइमन सीरीज जो है उसकी जो रेडिएशन है दैट बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ। सो लाइमन बिलोंग्स टू यूवी। इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करता है? एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। सो सेकंड से भी कर सकता है, थर्ड से भी कर सकता है, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी, सिक्स से भी, कहीं से भी, आपको इन्फिनिटी से। अब इसके अंदर भी सोचो, लाइमन सीरीज के अंदर भी एक रेडिएशन ऐसी होगी जो सेकंड से फर्स्ट आने में बनी है, और एक ऐसी भी होगी जो इन्फिनिटी वाले से फर्स्ट में आने से बनी है। इट मीन इवन इन लाइमन सीरीज एक वेवलेंथ मिनिमम है, एक मैक्सिमम है। तो वो मैं अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा तुम्हें, हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एनी सीरीज, वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, कहां से? या तो वो थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से। क्या ये जो थर्ड से सेकंड में आया इस केस में भी एक ईएम वेव बनी, फोर्थ से सेकंड में आया इसमें भी एक ईएम वेव बनी, और ये ईएम वेव पहले वाले से यूनिक है, ये उनसे सेम नहीं है, ये अलग है। लेकिन इनको जनरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। कहां से? फ्रॉम एनी हायर स्टेट टू सेकंड स्टेट। आ सेकंड में रहे, इन सबकी कॉमन बात क्या, सेकंड में आ रहे हैं, तो इनसे भी एक सीरीज बनेगी विच इज नोन एज बाल्मर सीरीज। सो बाल्मर सीरीज को जब चेक किया गया तो इसकी जो रेडिएशंस है वो जनरली ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं। इट मीन बाल्मर सीरीज का जो स्पेक्ट्रम है दैट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन सब में बाल्मर सीरीज ही डिस्कवर हुई थी, बिकॉज हम उसको देख सकते थे, इस स्पेक्ट्रम को हम देख सकते थे। हालांकि बाद में लाइमन डिस्कवर हुई, लेकिन सीक्वेंस में तो लाइमन पहले आती है, इसलिए उसको वहां रखा गया। तो लाइमन बिलोंग्स टू यूवी बट बाल्मर बिलोंग्स टू विजिबल। और बाल्मर की खास बात क्या है? बाल्मर सीरीज का बनती है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम से बिलोंग करती है। इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आना चाहिए, कहां से? हायर से आएगा हमेशा, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, अप टू इंफिनिटी से आना सेकंड ऑर्बिट में चाहिए। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आए, कहां से? फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स में, सेवन, किसी से भी आए, लेकिन आए वो थर्ड में, इस सीरीज को बोलते हैं पाश्चन सीरीज, और ये बिलोंग करती है इंफ्रारेड रीजन से। ठीक है, किसे बिलोंग करती है? इंफ्रारेड रीजन से। तो IR लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ पाश्चन
सीरीज। ओके, थर्ड ऑर्बिट में आना है, आएगा एक्साइटेड से, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन अप टू इंफिनिटी। मींस हर एक इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वेवलेंथ है, बिकॉज वो पास वाली ऑर्बिट से आ रहा है और इन्फिनिटी वाली से आ रहा है। इन अ सिमिलर वे अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में आए, लेकिन आए कहीं से भी, जो सीरीज होगी दैट इज ब्रैकेट सीरीज, एंड ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। एंड अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है और आई कहीं भी हायर ऑर्बिट से, इससे जो सीरीज बनेगी दैट इज पी पॉइंट सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो आप याद रख सकते हो लास्ट की जो तीनों है, तीनों ही आईआर रीजन से बिलोंग करते हैं। बाल्मर सीरीज विजिबल से बिलोंग करती है और लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट से बिलोंग करती है। सबके लिए ध्यान रखना N1 N2 की वैल्यूज अलग है। N1 वो ऑर्बिट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ लाइमन सीरीज के लिए N1 1 है, बाल्मर के लिए N1 की वैल्यू 2 फिक्स है, इसके लिए N1 की वैल्यू 3 फिक्स है, इसके लिए N1 की वैल्यू 4 फिक्स है, इसके लिए N1 की वैल्यू 5। एंड N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इनसे एक एक्स्ट्रा से लेके इंफिनिटी तक। जैसे यहाँ पर N2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर N2 की वैल्यू 3 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर N2 की वैल्यू 4 से लेके इंफिनिटी एंड अप टू, उसका हम अपने आप लिख सकते हैं। सो दिस इज द रीजन क्यों एक स्पेक्ट्रम बनता है, बिकॉज कभी भी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और जब एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं तो वो सर्टेन रेडिएशन एमिट करते हैं, और उसके अरेंजमेंट को ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सो दीज आर द 5 सीरीज और 5 स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक सिंपल एलिमेंट है उसके लिए। बाकी कॉम्प्लिकेटेड का तो बहुत ज्यादा बन जाता है अदर एलिमेंट्स। सो अब हाउ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसकी, जो लाइट एमिट हो रही है बाय ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सीरीज की, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफन, किसी भी सीरीज की किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कैसे निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज नोन एज रीडबर्ग फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, रीडबर्ग फॉर्मूला बोल देते हैं, रीडबर्ग्स फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला इज 1 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, एंड रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को वेव नंबर भी बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला सिंबल ऊपर बार लगा। दिस इज इक्वल्स टू रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। और ये जो रीडबर्ग है कांस्टेंट, इसका अपना एक वैल्यू होता है विच इज 1.097 इंटू 10 प्लस 7 मीटर इनवर्स। ये आपको याद होना चाहिए वैल्यू। और यहाँ पर n1 क्या है, n1 जो ऑर्बिट है जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन विच ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, एंड व्हाट इज n2, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन इज कमिंग, फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन इज कमिंग। अभी मैं ये फॉर्मूला इंडिविजुअल सबके लिए अगर हम लिखना चाहें, सो तुम्हें मैं लिख के बताता हूँ। लेटर से सीरीज वाइज बताता हूँ। जैसे फर्स्ट जो है लाइमन सीरीज है, वी नो क्या खास बात थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, ये यूवी रीजन से बिलोंग करती थी। सो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, n1 फिक्स है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, कहीं से भी है। तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो 1 बाय लेमडा, जिसको वेव नंबर बोलते हैं, इज इक्वल्स टू r 1 बाय, यहाँ पर 1 स्क्वायर फिक्स है, माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब n2 की वैल्यू इसके लिए क्या हो सकती है, 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी तक जा सकती है। अब यानी इसकी बहुत सारी वेवलेंथ है। अब इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम कैसे निकालनी है, तो अगर मुझे मिनिमम वेवलेंथ का पूछे तो मिनिमम वेवलेंथ तभी होती है जब फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम होगी, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तब होती है जब एनर्जी गैप जो होगा, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और जिसमें आ रहा है, उनका जो गैप है वो क्या हो बच्चों, मैक्सिमम हो। और एनर्जी गैप मैक्सिमम तभी होगा जब वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम इंफिनिटी आएगा, क्योंकि दूर से आएगा तो गैप बड़ा होगा। तो इट मीन अगर मैं ध्यान से सुना n2 को इंफिनिटी रखूं, n1 तो हमारा फिक्स है 1, तो इस केस में जो मेरे पास लेमडा आएगा वो बच्चों मिनिमम आएगा। एंड अगर मैं क्या करूं, n2 को 2 पुट कर दूं और n1 को 1 पुट कर दूं, क्या इस केस में इलेक्ट्रॉन साथ वाले ऑर्बिट से आ रहा है, गैप सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस केस में हमारे पास लेमडा मैक्सिमम होगा। तो अगर तुम्हें कभी भी पूछ ले कि लाइमन सीरीज का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, तो आपको n1 1 लेना है, n2 2 लेना है। और अगर आपसे पूछे लाइमन सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ निकालो, तो जस्ट आपको इंफिनिटी और 1 पुट करना है। एंड इन अ सिमिलर वे अगर मैं तुमसे बाल्मर सीरीज का बोलूं, बाल्मर सीरीज जो कि लाई करती है विजिबल रीजन में, यू नो व्हाट इज द रीडबर्ग फॉर्मूला, so 1 by wavelength which is equals to wave number is equals to r into 1 by 2 square, ये फिक्स है यहाँ पर,
माइनस 1/n²। और n2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। एंड सेम इफ वी नीड लेमडा मिनिमम, तो इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से 2 में जंप करवाओ। इफ वी नीड लेमडा मैक्सिमम, सो हमें थर्ड से सेकंड में जंप करवाना। क्लियर, याद रखना। एंड इन अ सिमिलर वे तुम आई थिंक सो बाकी सब सीरीज का लिख सकते हो, याद कर सकते हो। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी सीरीज की मिनिमम या मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी जा सकती है। याद रखना, मिनिमम वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से जंप करवाना और मैक्सिमम के लिए पास वाले ऑर्बिट से जंप करवाना। सो एक और एडिशनल चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। लेट अस से इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट में है, एक्साइटेड स्टेट में है, और वो ग्राउंड स्टेट में आना है, उसको ध्यान रखना किस में आना है, ग्राउंड स्टेट में। तो उसके मल्टीपल तरीके आने के, मे बी लेटर से जैसे फर्स्ट ऑर्बिट ये है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है पहले से, उसको फर्स्ट में आना है। तो क्या वो सीधा आ सकता है? बिल्कुल। क्या वो पहले सेकंड में आएगा और फिर जंप करके फर्स्ट में आएगा? ऐसा भी हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल वेज पॉसिबल, ठीक है। सो अगर मल्टीपल वेज पॉसिबल है तो हर एक वे के लिए एक ईएम वेव बनेगी, है ना। तो कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं, उसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई बाय n-1 डिवाइड बाय 2। हियर n इज द ऑर्बिट जहां पर वो है। लेट अस से इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, तो उसको फर्स्ट में आने के कितने तरीके हैं? तो भाई इस डायग्राम में देखो 3 बन रहे हैं, एक तो डायरेक्ट आए, एक ये 3 रेडिएशन बन सकती है। तो इस फॉर्मूले से चेक करते हैं, 3 × 3-1 डिवाइड बाय 2। सो 3 × 2/2 वी हैव 3। इससे भी प्रूफ हो रहा है। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, याद रखना। क्या फॉर्मूला? अगेन, इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट में है, उसको ग्राउंड में आना है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी उसको कैलकुलेट करने का दिस इज द फॉर्मूला। ओके, so it's a very simple question for you. You have to find the wave number. wave number डायरेक्ट बोल रहा है, तो you have to find 1/λ। रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। और बोला गया लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर, लास्ट लाइन मींस इन्फिनिटी से बाल्मर बोल रहा है तो दूसरे में आना है, तो इन्फिनिटी से सेकंड में जंप करवाना है। रीडबर्ग कांस्टेंट को बोला इतना लो, तो भाई फॉर्मूला हमें पता है r 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। सो r 10⁻7 लेने के लिए बोल दिया, 1/n1, n1 क्या है, दूसरे में आना है, यहाँ पर कर दो 1/∞²। सो 1/∞ 0 होता है, तो 10⁻7/4, तो दिस इज हमारा वेव नंबर। सो 1/4 शेयर होगा 0.25 होगा ना, इंटू 10⁻7 और 2.5 इंटू 10⁻6। देख लो ये कोई ऑप्शन है तो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज आवर आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट part, this is the question for you, you have to solve yourself. Now the last topic of this chapter क्या है, बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट था जिसको क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम प्रूफ कर सकते हैं डी ब्रोगली के कंसेप्ट। तो आपको पहले बता दूं, डी ब्रोगली का कंसेप्ट ये था दैट इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। पार्टिकल है तो उसका पार्टिकल नेचर तो है ही, बट उसके साथ एक वेव नेचर भी है। सो अगर वेव नेचर है तो इलेक्ट्रॉन की एक वेवलेंथ होगी जिसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उसका जो फॉर्मूला होता था डी ब्रोगली वेवलेंथ का होता था h/m × v, या जिसको h/ हम p बोलते हैं। तो इसको प्रूफ करेंगे यूजिंग बोहर सेकंड पोस्टुलेट। सो व्हाट इज बोहर सेकंड पोस्टुलेट? बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो mvr है दैट इज इक्वल्स टू nh/2π। यस वी नो। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीशफल करूं, ठीक है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2πr इज इक्वल्स टू nh/mv, इधर ले आता हूं। अब ये 2π है क्या? तो 2π इसका सर्कमफ्रेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो उसके साथ जो वेव होगी उसकी वेवलेंथ होगी। और लेटर से ये कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ को मैं ऐसे दिखा, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ वन वेव। तो अगर वो nth ऑर्बिट में है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा होगी। और अगर मैं n टाइम्स ऑफ लैम्डा कर दूं कुल मिला के, वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा 2πr के, बिकॉज एक लैम्डा एक वेवलेंथ है, लैम्डा लैम्डा कंबाइन करेंगे तो पूरा सर्कमफ्रेंस बनेगा। तो कैन आई राइट दिस एज n into lambda which is equals to nh/mv, कुछ कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। mv मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। सो यही हमें प्रूफ करना था। सो ये सिंपल प्रूफ आ गया। तो ये प्रूफ हमने किया है बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन से डी ब्रोगली की वेवलेंथ। सो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड जल्दी ही इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए वीडियो में अपलोड करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो। एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा न्यूक्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।